अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी कैटमी बायोलॉजी कोर्स। हमने 4.3 ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया था। इसके अंदर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द लास्ट ऑर्गेनेली विच इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। सही है, माइटोकॉन्ड्रिया मशहूर ज़माना ऑर्गेनेली है। बहुत सारी बातें जो इसमें मैं करूँगा वो शायद आपको ऑलरेडी पता हो, लेकिन हम एक बार इससे गो थ्रू हो जाते हैं। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन टू द नेक्स्ट स्लाइड। बट फर्स्ट आप लोग ये समझ लें कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसके ऊपर तो काफ़ी मीम्स भी बनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आप लोग 9th से इसको पढ़ते आ रहे हैं। सही है, पावर हाउस का मतलब इसीलिए इसको पावर हाउस कहते हैं क्योंकि सेल की जो एनर्जी है, जो ह्यूमन बींग्स की एनर्जी है, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही बना रहा होता है। इसके साथ बैटरी ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन जो है तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है। फर्नेस ऑफ द सेल, फर्नेस असल में हमारे पास पुराने ज़मानों के घरों में एक जगह होती थी जिसमें लकड़ियाँ नहीं होती, वुड वुड जलाई जाती हैं ताकि हीट प्रोडक्शन हो और घर जो है तो वो गर्म रह सके। सही, तो इस जगह को फर्नेस कहते हैं। तो चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे साथ क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा होता है, हीट भी असल में एक एनर्जी है, और फर्नेस ऑफ द सेल इसको उस एसोसिएशन में कहा जाता है। सही, सेल विद इन अ सेल इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको फिलहाल के लिए आप छोड़ दें। सही है, जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में माइटोकॉन्ड्रिया के उन्होंने देखा तो इट अपीयर्स एज रोड्स, फिलामेंट्स और वेसिकल्स। यानी क्या है, हमारे साथ साइलेंड्रिकल शेप है। सही है, साइलेंड्रिकल शेप है इस माइटोकॉन्ड्रिया की। आपको दिख रहा है ना, एक रोड शेप, फिलामेंट्स या वेसिकल्स हैं। सही है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है कि फर्स्ट टाइम इट वाज सीन इन द मसल सेल्स। देखिए बच्चों, डेट्स याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सही है, चूंकि एमडी कैट आप लोगों का हो रहा है और आपसे बायोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, आप लोगों से हिस्ट्री के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। हिस्ट्री का इम्तिहान नहीं हो रहा, बायोलॉजी का इम्तिहान है। अब बुक में यहाँ पर एक डेट लिखी गई थी, लेकिन वो मैंने जानबूझकर यहाँ पर इंक्लूड नहीं की है, बिकॉज ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। या आपसे टेस्ट में कहीं पर भी नहीं पूछा जाएगा किस डेट में माइटोकॉन्ड्रिया जो है तो वो डिस्कवर हुई थी या मसल्स में जो है तो वो देखी गई थी। सही है, अच्छा, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स, तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में है एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसीज। तो आप लोगों का सवाल बनता है कि आरबीसीज के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन किस तरह होती है। आप लोगों ने ग्लाइकोलिसिस का नाम सुना होगा, ग्लाइकोलिसिस। सही है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यानी ऑक्सीजन के बगैर ही हमारे साथ एटीपी बनता है। 2 एटीपीज उसके अंदर बनते हैं, एटीपी। हाँ, तो ये हमारे साथ साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है ये प्रोसेस, तो इसके लिए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के होने की ज़रूरत नहीं है। तो आरबीसी अपनी एनर्जी ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से वो पूरा करते हैं। सही है, और इन्फॉर्मेशन क्या है कि साइज एंड नंबर वेरीज डिपेंडिंग ऑन दी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। जाहिर बात है, जिस सेल्स को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वहाँ पर हमारे साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनकी तादाद भी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर हमारे साथ कौन से सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं। सही है, अब मसल सेल्स एक्सरसाइज में इस्तेमाल होते हैं। मसल सेल्स जो हैं तो आपके भागने दौड़ने में, लोकोमोशन में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। दैट्स वाई मसल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का ऑरिजिन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिजिन में हम पढ़ते हैं कि इसका ओरिजिन एंडोसिम्बायोटिक है। सही है, और ये एरोबिक बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुआ है। इसका क्या मतलब बनता है, इसका ये मतलब बनता है, इंडोसिम्बायोसिस बच्चों एक रिलेशन है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सही है, यानी दोनों को बेनिफिट मिल रहा होता है इस रिलेशन से। इसको हम कहते हैं इंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन। सही, अब हुआ क्या है माइटोकॉन्ड्रिया और एक यूकैरियोटिक सेल्स, तो जो साइंटिस्ट्स हैं और जो इवोल्यूशन वाले हैं तो वो लोग कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे साथ एक सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म हुआ करता था। क्या हुआ करता था, एक एरोबिक बैक्टीरिया हुआ करता था। और जो अर्ली एंसेस्टर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स हैं तो इन्होंने बैक्टीरिया इस माइटोकॉन्ड्रिया को इनगल्फ कर दिया और अपने सेल के अंदर ले आए इसको। सही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग ऑर्गेनिज्म है। इन्होंने कहा कि इट इज एन एरोबिक बैक्टीरिया। बहुत सालों पहले इवोल्यूशन इस तरह हुआ है हमारे साथ। और जो यूकैरियोटिक सेल है तो इन्होंने इसको इनगल्फ कर दिया और अपने सेल के अंदर ही इसको ले आए। सही, अब फायदा क्या हो रहा है,
यूकैरियोटिक सेल को एनर्जी मिल रही है माइटोकॉन्ड्रिया से, और माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक सेल से प्रोटेक्शन मिल रही है। सही है। अब माइटोकॉन्ड्रिया अगर अकेले होता बाहर उसमें तो उसके लिए सेफ नहीं था। यूकैरियोटिक सेल ने उसे कहा कि चूंकि मैं ज़रा ज़्यादा मॉडिफाइड हूँ, सही है, और मैं ज़रा इवोल्यूशन के लाइन में ज़रा आगे चला गया हूँ, मैं लोकोमोशन भी कर सकता हूँ, तो तुम ऐसा करो, तुम मेरे अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें हिफाजत दूंगा और तुम जो है तो तुम मुझे खुराक दिया करो। तो ये इन दोनों के दरमियान क्या कह सकते हैं, एग्रीमेंट कह सकते हैं, वो हुआ और इन्होंने एंडोसिम्बायोसिस स्टार्ट कर ली। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इवोल्यूशन वाले ये कुछ एविडेंस इसके बेस पर ये बात कर रहे हैं। सही। और वो एविडेंसेस क्या हैं? वो एविडेंसेस ये हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपनी सर्कुलर डीएनए है। सही है। ऑल फॉर्म्स ऑफ आरएनए है और 70s राइबोसोम्स हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपनी मशीनरी लगी हुई है। अब डीएनए में क्या होता है? डीएनए में हमारे साथ कोड्स होते हैं। किस चीज़ के कोड होते हैं? प्रोटीन्स के। सही है। तो प्रोटीन के कोड्स होते हैं। आरएनए ऐसा करता है कि वो इस कोड को कॉपी कर लेता है। सही है। सो इट कॉपीज द कोड और ये जो है तो लेकर चला जाता है किसके पास? राइबोसोम के पास इस कोड को, और राइबोसोम आपको फिर जो है तो प्रोटीन बना कर देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने प्रोटीन्स खुद बना सकती है और इस वजह से इट कैन रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल, यानी सेल के रिप्लिकेशन से इंडिपेंडेंट होकर ये खुद जो है तो वो रिप्लिकेट हो सकता है। अब थ्रू विच प्रोसेस? थ्रू बाइनरी फिजन। और इसका जो नंबर है तो उसको कंट्रोल करता है कौन? लाइसोसोम। यानी अगर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो लाइसोसोम जो है तो इनकी डिस्ट्रक्शन करके इनके नंबर को नॉर्मल तक ले आता है। तीसरी एविडेंस ये है कि इट कैन सर्वाइव आउटसाइड द सेल इन आर्टिफिशियल मीडियम। अगर आर्टिफिशियल मीडियम में हम इसको डाल दें, प्रॉपर इन्वायरमेंट इसको दे दें, तो ये सेल के बगैर भी हमारे साथ सर्वाइव कर सकता है। ये इन एविडेंसेस के बेस पर जो साइंटिस्ट हैं तो उन्होंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे साथ एक एरोबिक बैक्टीरिया हुआ करता था और उसको एक यूकैरियोटिक सेल ने इनगल्फ कर दिया। सो दैट वाज द ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंफॉर्मेशन है और इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसके ऊपर जो है तो काफ़ी एमसीक्यूज आ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रियाज आर पास्ड टू एनिमल्स ओनली बाय द मदर। सही है। हमारे साथ जब फ्यूजन हो रही होती है एक एग की और एक स्पर्म की, तो हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एक के अंदर मौजूद होता है। स्पर्म का जो पार्ट हमारे साथ एक के साथ फ्यूज हो रहा होता है उसमें हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। सही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इंसानों में कहां से आए हैं? इंसानों में, जानवरों में, ऑर्गेनिजम्स में कहां से आ रहा है? मदर से आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। सही है। तो इसके ऊपर एमसीक्यूज आ चुके हैं, ये आप लोगों ने नहीं भूलना। अब चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। तो सबसे पहली जो चीज आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि इट इज डबल स्ट्रक्चर्ड। सही है कि इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है और इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट है जो प्लांट्स में पाया जाता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है। इनके अलावा तमाम ऑर्गेनलीज हमारे साथ या तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और कुछ ऑर्गेनलीज हैं जो कि जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है। सही है। तो ये आपको एक मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है, ये आपको जो है तो दूसरा मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन है कि इसका जो डायमीटर है वो 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक है और जो लेंथ है तो वो 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर्स तक है। आउटर मेम्ब्रेन को पढ़ते हैं। आउटर मेम्ब्रेन किस तरह है? आउटर मेम्ब्रेन हमारे साथ स्मूथ है और सीव लाइक है। सीव का मतलब होता है, यानी आप लोगों ने चन्नी अगर आप लोगों ने देखी हो जिससे जो है तो चाय को गुजारा जाता है ताकि पत्ती जो है तो हमारी प्याली में ना आए। सही है। तो उसमें क्या होता है? बहुत सारे सुराख होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं। इसी तरह जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें काफ़ी सुराख हैं, बिल्कुल चन्नी की तरह। और वो सुराख किसने बनाए हैं? पोरिन्स। पोरिन प्रोटीन्स हैं, स्पेशल प्रोटीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी इसके अंदर हमारे साथ काफ़ी पोर्स हैं। और किसने बनाए हैं पोर्स? पोरिन प्रोटीन ने बनाए हैं। सही है। एक इंफॉर्मेशन बलूचिस्तान की बुक में लिखी गई थी और वो ये है कि माइटोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट द आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड माइटोप्लास्ट। पूछा नहीं जा सकता क्योंकि ये सिर्फ बलूचिस्तान की बुक में था और बुक्स में ये इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट याद रखने अच्छी चीज़ है। सही। इसके बाद आते हैं हमारे साथ इनर मेम्ब्रेन की तरफ। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ इनर मेम्ब्रेन।
सबसे पहली जो चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी वो ये है कि इनर मेम्ब्रेन हमारे साथ इनफोल्डेड है। ये देख रहे हो, ये एक इनफोल्ड्स है, ये जो है तो ये दूसरा है, सही है। तो इनवर्ड फोल्डिंग्स हैं इसके अंदर, और एक फोल्ड को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टाई, सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्जी अपैरेटस में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, वो थी सिस्टर्नी। सिस्टर्नी वाज अ सेक ऑफ मेम्ब्रेन, सही है। अ सेक ऑफ मेम्ब्रेन वाज कॉल्ड एज सिस्टर्नी, कंफ्यूज नहीं होना। और यहां पर हमारे साथ इनफोल्डिंग है ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज क्रिस्टी, सही है। क्रिस्टी को डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले इनर मेम्ब्रेन हमारे साथ सेमी परमिएबल है। जो आउटर मेम्ब्रेन था वो हमारे साथ ज़्यादा परमिएबल था, सही है, उसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी पोर्स थे। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है, वो ज़्यादा चीज़ों को नहीं छोड़ता, स्पेसिफिक चीज़ों को वो छोड़ता है, सही है। इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है कि इट इज द साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हैव इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एंड एटीपेजेस। मैं बताता हूं कि कहां कहां पर है, सही। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर आप लोगों को ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ये देख रहे हैं क्रिस्टी के ऊपर आप लोगों को नोब लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। ये क्या है, इसको पढ़ते हैं। सो दिस वॉज क्रिस्टी। क्रिस्टी का मकसद ये है कि इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, सही है। और क्रिस्टी के ऊपर हमारे साथ नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, ये देख रहे हैं। तो इसमें ये जो हिस्सा है ये इसको F0 पार्टिकल कहा जाता है, और ये वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है F1 पार्टिकल, सही। दीज आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्या है, इनको ऑक्सीसोम्स भी कहा जाता है। ऑक्सीसोम्स इसलिए कहा जाता है कि ये अपना रोल प्ले करते हैं इनटू व्हाट, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मुश्किल वर्ड है, आसान मीनिंग ये है। फॉस्फोराइलेशन कहते हैं एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। आप लोगों के पास एडीपी जो होती है, सही है, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, उसके अंदर दो फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, ये देख रहे हैं, ये एक फॉस्फेट, ये दूसरा फॉस्फेट, सही है। इससे जब हमारे साथ एटीपी बनेगी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सही है, तो उसमें हमारे साथ तीन फॉस्फेट होंगे। तो ये एक फॉस्फेट इसके साथ ऐड होगा तो तीन फॉस्फेट बनेंगे। तो फॉस्फोराइलेशन इज जस्ट द एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू एनी ग्रुप। एडीपी के साथ आप उसकी फॉस्फोराइलेशन करेंगे तो वह हमारे साथ एटीपी बन जाएगी। सो दीज पार्टिकल्स, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन व्हाट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये क्या करते हैं, हमारे साथ फॉस्फोराइलेशन कर रहे होते हैं एडीपी की, हमारे साथ एटीपी बन रहा होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे साथ क्या बनता है, एटीपी बनता है। तो एटीपी जो है तो ये लोग बना रहे होते हैं। और ये चूंकि हमारे साथ एटीपी बना रहे इसलिए इसको हमने एंजाइम का दर्जा दिया हुआ है। ये हमारे साथ एंजाइम है। कौन सी क्लास है एंजाइम्स की, एटीपेजेस या एटीपी सिंथेटेज। वो एंजाइम्स जो कि हमारे साथ एटीपी बना रहा होता है उसको हम कहते हैं एटीपेज या एटीपी सिंथेटेज। तो आप लोग ये जो है तो जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसका जो रोल है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ इतनी समझ आ जानी चाहिए कि इसको ऑक्सीसोम इसलिए कहा जाता है कि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कर रहा होता है, चूंकि ये एक एंजाइम है हमारे साथ, और इस एंजाइम की जो क्लास है वो है एटीपेजेस, सही है। और इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहा जाता है। ये जो है F0 पार्टिकल है और ये जो है तो F1 पार्टिकल है, सही। और यहाँ पर हमारे साथ इनर मेम्ब्रेन में हमने कहा ना कि इट हैज़ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एंड एटीपेजेस, तो एटीपेजेस ये हो गए। इसके अलावा हमारे साथ इसमें काफ़ी कम्प्लेक्सेस हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कहते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर हो रहा होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर हैं, सही। इसके बाद ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है हमारे साथ, ये वाली जो जगह देख रही हैं इसकी कुछ खास इंपॉर्टेंस एज सच है नहीं, सही है। इसके बाद जो है तो मैट्रिक्स है, सही है। मैट्रिक्स हमारे साथ क्या है, जेल लाइक सब्सटेंस है। ये जो अंदर इस जगह के अंदर आपको जेल लाइक सब्सटेंस नज़र आएगा वो क्या है, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसके अंदर हमारे साथ स्मॉल सर्कुलर डीएनए है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आरएनए है, 70s राइबोसोम्स हैं, सही है। एंजाइम्स हैं हमारे साथ। ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे साथ क्या हो रहा होता है, लिंक्ड रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन, ये आप लोगों ने नहीं भूलना
कि मैट्रिक्स के अंदर हमारे साथ लिंक्ड रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल हो रहा होता है, तो उसके होने के लिए कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत होगी, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साल्ट्स की ज़रूरत होगी, तो वो सारी चीज़ें हमारे साथ मैट्रिक्स के अंदर पड़ी होती हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। अब पढ़ते हैं हम फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ऑलरेडी नेम से जाहिर है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या करता है ये? हमारे साथ एरोबिक रिस्पायरेशन करता है, सही है। एरोबिक रिस्पायरेशन में हमारे साथ क्या आता है? ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की, तो इससे क्या होता है? इससे हमारे साथ एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, और इसी वजह से इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, बैटरी ऑफ द सेल, या फिर फर्नेस ऑफ द सेल, सही है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा होता है, लिंक्ड रिएक्शन क्रेब्स साइकिल के अंदर हो रहा होता है इन द मैट्रिक्स। और एक चीज़ हम भूल गए हैं, और वो ये थी सेल विद इन अ सेल। ये भी इससे रिलेटेड है, चूंकि हमने इसको कहा ना कि इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम एन एरोबिक बैक्टीरिया, और ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रहा होता है बिकॉज इट रिप्लिकेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल, तो इस वजह से इसको सेल विद इन अ सेल भी कहा जाता है। दैट वाज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू।